हाय बच्चों, स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले मैंने जो पार्ट बनाए हैं उनको अगर आप देख चुके हैं तो आपके ये पार्ट ज़रूर समझ में आएगा। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं जिनकी वेवलेंथ इतनी होती है। इससे पहले जो मैंने पार्ट बनाया था वो था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हम जो वेवलेंथ मेजर करते हैं वो थी नैनोमीटर, क्योंकि ये दूरी बहुत कम होती है और आईआर के अंदर ये दूरी बढ़ जाती है तो यहाँ नैनोमीटर से काम नहीं चलता, इसलिए हम यहाँ सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक, लेकिन सेंटीमीटर इन्वर्स क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये जो वेवलेंथ होती है ना, इसको हम मेजर करते हैं काहे में, या तो वेव नंबर में। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। ये लैम्डा रखा जाता है, ये जो सेंटीमीटर होता है कि यहाँ पर आप मेरे पास आ गया 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तो 1/λ है ना। मुझे क्या चाहिए? वेव नंबर। वेव नंबर को हम शो करते हैं न्यू बार से। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स में। क्लियर? या फिर ऐसा भी होता है, जैसे आप लोग जानते हैं न्यू इज इक्वल टू, ये था न्यू बार, वेव नंबर एक होता है न्यू, ये होता है c/λ। तो यहाँ भी यही है, आप पहले c की वैल्यू रखोगे जो लाइट की स्पीड है, और ये आप क्या रखोगे? वेव लेंथ। फिर से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप वेव लेंथ जो भी रखोगे आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा और आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इन्वर्स में। यानी मैंने आपको जवाब दिया है कि सेंटीमीटर इन्वर्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर वेव लेंथ हम वेव नंबर की टर्म में या फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालते हैं। क्लियर? ये बातें हैं कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम आईआर का यूज़ करते हैं, और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग जानते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO है या फिर COOH है या OH है। यानी जितने भी आपने केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह, आपने जितने भी केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उन सबको हम इनके अंदर पढ़ते, इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन कैसे? सवाल ये है, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आईआर डालते हैं, आईआर कहाँ होती है? इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जहाँ गर्मी होती है वहाँ आईआर ही होती है। हम हीट को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, यानी हम आईआर को देख नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो आईआर क्या है? एक तरीके से हीट ही है। तो होता क्या है, ये मॉलिक्यूल के अंदर जो CHO होते हैं ये अलग अलग ढंग से नाचना शुरू कर देते हैं जब इनके ऊपर आईआर पड़ती है। अलग अलग ग्रुप अलग अलग ढंग से नाचता है, उसी को साइंटिस्ट ने नोट कर लिया और पढ़ाते हैं काहे में? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। भैया ऐसे नाच रहा है CHO है, ऐसे नाच रहा है COH है, ऐसे नाच रहा है ऐसे है। ठीक है, यानी अलग तरीके से वाइब्रेशंस शो करते हैं, उन्हीं वाइब्रेशंस को साइंटिस्ट ने नोट किया और बना दी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो होता क्या है, ये बड़ा पॉइंट है और बड़े पॉइंट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग लिख लिया करें। आप गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो पढ़ा रहा हूँ वो लिखते रहिए। इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, द चेंज इन डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आईआर एब्जॉर्प्शन। आईआर को एब्जॉर्ब वही करेंगे मॉलिक्यूल जिनके डाइपोल मोमेंट में चेंज आ जाता हो। डाइपोल मोमेंट किसका होता है, क्या होता है? देखो भाई सीधी सी है बात, ये है HCl, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर नेगेटिव होता है। आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज उठाना है, यानी Q, और इनके बीच का डिस्टेंस, और इसकी कर देना मल्टीप्लाई। आपका जो भी निकल कर आएगा वो होगा डाइपोल मोमेंट, जिसको हम शो करते हैं न्यू से। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अगर इन पर कोई चार्ज नहीं है, यानी यह है H सिंगल बॉन्ड H, चार्ज नहीं बन पाने का क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। यहाँ Q की जगह आप लोग क्या रखोगे? ज़ीरो रखोगे, ज़ीरो की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो न्यू क्या निकल कर आएगा? ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट जिनका ज़ीरो होता है वो आईआर नहीं देते, आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करते। जिनका म्यू, इस वाले का, जिसका म्यू ज़ीरो नहीं होता वो आईआर शो करते हैं, आईआर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बड़ा पॉइंट है ये, इसको हल्के में मत लेना। जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट चेंज होता हो वो आईआर एक्टिव होते हैं, यानी आईआर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है वो बेचारे इनएक्टिव होते हैं, आईआर को एब्जॉर्ब नहीं करते और ना ही उनका स्पेक्ट्रम लिया जा सकता। खैर, ये बड़ा पॉइंट था, इसको आप लोग हल्के मत लेना। जब हम किसी भी ग्रुप के ऊपर लाइट डालते हैं तो वो अलग अलग ढंग से जो नाचता है वो क्या है, उसको मुझे बताना है। चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मॉलिक्यूल है, कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं है। मैंने इसके ऊपर आईआर डाली,
इंफ्रारेड डालने के बाद इसके अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो उनमें जो नाचना होगा, जो वाइब्रेशंस होंगे वो अलग अलग होंगे। हर एक का आप लोग नाम नोट कर लेना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है ये, देखो जो यहाँ पर IR पड़ेगी ना, उसमें आपके पास जो मॉलिक्यूल में, जैसे ये कार्बन है, कार्बन H H H H, ठीक। या तो इस पर IR पढ़ने के बाद ये दोनों के दोनों एटम ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, यानी इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। या फिर ये ऐसे होगा, ऐसे ये ऐसे, मतलब ये बढ़ रही, ये घट रही, फिर ये घट रही, ये बढ़ रही, ऐसे। अगर बॉन्ड लेंथ घटती बढ़ती दिखाई देगी तो इसको बोल देना स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। अगर स्ट्रेचिंग ऐसे हो रही है कि सर ये तो बढ़ती है घटती है, इस सेम तरीके से सिमेट्रिकल, नहीं सर एक बढ़ रही है एक घट रही है, दूसरी घट जाती है फिर ये बढ़ती, अनसिमेट्रिकल। यानी जो स्ट्रेचिंग होती है वो दो टाइप की होती है और होनी तय है, ये ज़रूर होती है। जब आप इसके ऊपर IR डालोगे तो स्ट्रेचिंग भी होती है और बेंडिंग भी होती है। बेंडिंग क्या होती है, इसमें बॉन्ड लेंथ एज इट इज़ रहती है, बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। और यहाँ बॉन्ड लेंथ बदलती घट, मतलब ये एटम यहाँ अगर लगा हुआ ना, बस ये ऐसे ही हिलता रहेगा, ऐसे नहीं होनेगा, वो यहाँ होगा। तो बेंडिंग अलग चीज़ है, स्ट्रेचिंग अलग चीज़ है। स्ट्रेचिंग के अंदर बॉन्ड लेंथ घटती बढ़ती है, दो टाइप की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और बेंडिंग के अंदर बॉन्ड लेंथ एज इट इज़ रहती है, एटम्स चेंज कर देते हैं अपनी पोजीशन। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है और इसके साथ ये H लगे हुए हैं, ये भी H हैं ये भी H हैं, लेकिन मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे होता है, देखो ये रहा ऐसे, ठीक है। यहाँ कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको मान लो, और ये क्या है H, इस तरीके से होगा। देखो ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ये कुछ आपको लग नहीं रहा सीजर टाइप जैसे कैंची हो। तो ये जो होता है ये इस तरह की बेंडिंग को बोला जाता है सीजरिंग, जिसमें एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं दूर जाते हैं, पास आते हैं दूर जाते हैं, ये बेंडिंग में आ गया। एक है रॉकिंग, एक ऐसे भी हो सकता है नहीं होता है ये ऐसे 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 ऐसे, ये रहा, दोनों ऐसे 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 ऐसे। ऊपर वाला क्या था, नीचे वाला क्या है, और ये क्या है, ये ऐसे है। क्लियर हो रहा ना, इसको बोलते हैं वैगिंग। और एक है ट्विस्टिंग, ये ऐसे भी होता है, देखो ये है ना ऐसे, ये मतलब एक दूसरे में, हिंदी में कहते हैं कुंडलित। और ट्विस्ट का मतलब जकड़न, एक तरीके से ट्विस्टिंग हो रही है आपस में, जकड़न ऐसे, ट्विस्टिंग ये वाला, वैगिंग ये वाला, रॉकिंग ये वाला, सीजरिंग, मतलब ऐसे कैंची को कट करते हुए। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको। ये सब बीमारी बेंडिंग में आएगी, जिसमें बॉन्ड जो एटम है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये जो बीमारी है ये स्ट्रेचिंग में आती है, जिसमें बॉन्ड लेंथ घटती बढ़ती है। और ये सब के सब हरकत कहाँ होती है, यहाँ इसके अंदर। इसको नोट करते हैं साइंटिस्ट और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं कि भाई इस तरीके से वाइब्रेशंस था तो शायद ये वाला ग्रुप होगा। देखो ये भी कैसे लिखूंगा, CHO ऐसे तो लिखूंगा, ये ऐसे, वही नहीं बन गया। या तो ये ऐसे होगा या फिर ये जो आपको पढ़ाया था ऐसे बताया था ना। ये मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वही हरकत करते हैं, उसी को साइंटिस्ट ने नोट किया। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये चीज़ होनी ही होनी है, बेंडिंग भी होगी स्ट्रेचिंग भी होगी इस सैंपल के अंदर जिस पर आपने IR डाला था। अब कुछ मैं आपको बता दूं, ऐसे तो इससे पहले वीडियो के अंदर बता चुका था मैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप शायद इसको कम समझ पाएँ। पार्ट वाइज बना रहा हूँ मैं वीडियो, इससे पहले जो इन्हें पार्ट हैं वो आप लोग देख लेना। जो एटम जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 3 लेवल होते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है ना,
इलेक्ट्रॉनिक लेवल, जैसे शेल के नंबर ही बोलते हैं। और एक होता है ये वाइब्रेशनल लेवल, और एक होता है ये छोटा छोटा सा रोटेशनल लेवल। यहाँ मैंने आर लिखा हुआ है रोटेशनल लेवल, ये जो ब्लू कलर की है ये वाइब्रेशनल लेवल, और यह है इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, तो इससे पहले ही बताया था कि जब आप इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट डालोगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चला जाएगा, लेकिन अगर आप आईआर डालोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाता है बस। और वाइब्रेशनल के साथ जब वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो बहुत सारे रोटेशनल लेवल के भी तो क्रॉस करके जाता है, इसलिए इसको हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो उसके साथ बहुत सारे रोटेशनल भी तो लगे हुए हैं। वो बात अलग थी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता और यहाँ पहुँच जाता, वो रोटेशनल ट्रांजिशन होता है, एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में जाना। लेकिन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन। और यही होता है जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है आईआर। आप लोगों को समझ में आया ना, तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ पर, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पे जाने पर। जब एक मॉलिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाता है तो ये हरकतें सामने आती हैं। और वो एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल पर क्यों गया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डाली थी लाइट। आया ना समझ में, यानी लाइट पड़ने पर मॉलिक्यूल इस तरह से नाच तो रहे थे, लेकिन क्यों नाच रहे थे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गया था, एक वाइब्रेशन दूसरे वाइब्रेशन लेवल में पहुँच गया था। क्लियर हुआ। अच्छा, इसके एक डायग्राम होते हैं जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, इसका जब हम किसी मॉलिक्यूल की आईआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे बैंड, ये इस तरीके से करते करते, भाई ये आया बैंड CHO था, अरे ये आया OH था। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग बैंड होता है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो मैं बैंड चेक करने चला, देखा कि यार ये जो बैंड बना है ये बैंड तो तब बना है जब आपका इलेक्ट्रॉन 0 वाइब्रेशन लेवल में था और वाइब्रेशन लेवल फर्स्ट से कहाँ पहुँच गया, 0 से कहाँ पहुँच गया, फर्स्ट में पहुँच गया। बच्चों नोट कर लेना, अगर आपको 0 वाइब्रेशन लेवल से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखता है तो जो बैंड मिलता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड। और अगर वो 0 से पहुँच रहा है सेकंड पर तो मतलब फर्स्ट पे नहीं पहुँच पाया, बहुत ज़्यादा मैंने उसको एनर्जी दे दी थी, क्योंकि एनर्जी बदलती रहती है ना, वो एक एनर्जी थोड़ा ही होती है इसकी आईआर की। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी अलग होगी ना। तो अगर आपने आईआर ज़्यादा एनर्जी वाली डाल दी तो आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके यहाँ नहीं पहुँचता बल्कि यहाँ पहुँचता है। उस कंडीशन के अंदर भी बैंड मिलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरटोन बैंड। ये डॉट डॉट से मैंने लगाई हुई है कि अगर इलेक्ट्रॉन 0 से फर्स्ट में पहुँचता है तो फंडामेंटल बैंड, और अगर 0 से 2 में पहुँचता है ओवरटोन बैंड, और अगर स्टार्टिंग 0 से ना होकर फर्स्ट लेवल से हुई, फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल से हुई दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में, उस वक्त जो बैंड मिलता है उसको बोलते हैं हॉट बैंड। इस तरीके से तीनों आपकी मैंने चीज़ें क्लियर कर दी। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब आपको मुझे आपका थोड़ा सा दिमाग ख़राब करना है। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाता है तो बहुत सारे उसके साथ रोटेशनल लेवल भी तो जंप करते हैं ना, बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी जंप करते हैं। तो मैं आपको पहले बड़े सुकून के साथ, तमीज़ के साथ पढ़ाऊंगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो रोटेशनल लेवल में क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम बाद में इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि जब वो एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाएगा तो रोटेशनल तो हम पढ़ चुके, वाइब्रेशनल पे क्या फ़र्क पड़ा। यानी मैं आपको पहले बड़े सुकून से रोटेशनल लेवल पढ़ाऊँगा कि जब एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाते हैं तो रोटेशनल लेवल में क्या फ़र्क पड़ता है। जब उसे पढ़ लोगे फिर वाइब्रेशनल लेवल को मैं ऐड कर दूँगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो देखो आप लोग तैयार हो जाइए। अब कॉपी पेन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना है और वीडियो को स्लो स्पीड में देखना है ताकि आप लोग समझ सको। देखो एक ये फॉर्मूला है L=I⍵। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आपको बता दूं कि एक पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक चीज़ इसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक, पहले वो चीज़ यहाँ पे थी, इसको देख रही थी, थोड़ी देर बाद वो घूमकर, क्योंकि इस पॉइंट को सेंटर मान चुकी और वो घूमकर यहाँ आ गई, तो ये कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा ना। थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, कुछ ना कुछ तो एंगल बना होगा ना। ये जो हर सेकंड एंगल में बदलाव आ रहा है इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। यानी जब कोई चीज़ किसी पॉइंट को सेंटर मानकर उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है तब उस चीज़ और उसके बीच हर सेकंड जो एंगल में बदलाव आता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, L=I⍵। इसको आप लोग सब जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको जड़त्व आघूर्ण,
इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक फॉर्मूला है, इसको ही अप्लाई करते हैं जब इस तरह का रोटेशन चल रहा हो, ये फिक्स है, ठीक है। अब हुआ क्या, एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं क्वांटाइज्ड मान लूँ, यानी अगर मैं क्वांटम की फॉर्म में मान लूँ, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में मान लूँ, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि हम अगर बात करें सूरज की, जो हमारे पास लाइट आ रही है वो लगातार नहीं आ रही, बल्कि छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में आ रही। हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा। इस क्वांटा को बात को कहने वाला था प्लैंक साइंटिस्ट, यानी और प्लैंक साइंटिस्ट ने दिया था एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, एच से शो करते हैं। तो अगर मैं इस एल को, ठीक है तो फॉर्मूला है ही, लेकिन अगर मैं इस एल को ये कह दूँ कि भाई ये जो एल है ये क्वांटाइज्ड है, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में, मेरे दोस्त एल का फॉर्मूला ये बन जाता है, एल इज इक्वल टू जे+1 एच अपॉन 2 पाई। ये आपको याद करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन करेगा कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को क्वांटम की फॉर्म में लिखूँ, छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में लिखूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये जे पता क्या है, अभी आपको बता देता हूँ, ये जे रोटेशनल लेवल है। अभी मैं इसी की बात करूँगा, इलेक्ट्रॉन रोटेशनल लेवल में रखा हुआ है, और आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। रोटेशनल लेवल में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन। अब एल इज इक्वल टू क्या होगा, जे+1 एच अपॉन 2 पाई। कब होगा, जब मैं एल को कहूँगा कि सर ये जो एल है ये जो है क्वांटाइज्ड है, क्वांटम की फॉर्म में है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी होती है ½ I⍵²। ये ऐसी है जैसे वही इलेक्ट्रॉन यहाँ, कोई चीज़ यहाँ थी ना घूम रही थी, उसकी एनर्जी। इसको मैं क्वांटम की फॉर्म में नहीं मान रहा हूँ, बस जिस तरीके से इसको मैंने क्वांटम माना तो ये लिखा, तो जब इसको क्वांटम मानूंगा कुछ और लिखूंगा, लेकिन ये सीधी सादी एनर्जी है। फिलहाल मैं इसको बगैर क्वांटम के लिखना चाहता हूँ, तो ये लिखा जाएगा रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू ½ I⍵², ठीक है। अब अगर मैं ये कह दूँ कि ER इज इक्वल टू ½ I⍵², ये एज इट इज़ लिख दिया, इसको I से मल्टीप्लाई कर दो, I से डिवाइड कर दो, कट हो जाएगा ना, बात तो एक ही है ना, तो 1 ही तो आएगा, तो मैं इसको I से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड कर दिया। इस I की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ER इज इक्वल टू ½ I⍵², और क्योंकि I की मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई थी, अब ये I नीचे आ जाएगा, और आ गया जी आपका ER इज इक्वल टू ½ I⍵²। इस I⍵² की जगह ज़रा देखना, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, गया I⍵ इज इक्वल टू क्या होता है, L, तो रख दूँ क्या, L² अपॉन 2I। ये जो मैंने रखा L I⍵ की जगह और I⍵ की जगह लिखा, तो ये जो एनर्जी है सीधी सादी एनर्जी है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो उसको क्वांटाइज्ड एनर्जी मानना चाहता हूँ, क्वांटम की फॉर्म में मानना चाहता हूँ, क्योंकि एनर्जी मेरे पास छोटे छोटे पैकेट होते हैं। अगर आपकी ज़बान से वर्ड निकल गया क्वांटाइज मानना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ L ये नहीं रखना, फिर वो रखना क्वांटाइज्ड वाला, क्योंकि आप समझदार हो ना। ये वाला फॉर्मूला लिखा जाएगा, और मैं लिख रहा हूँ, ये देखो लिख दिया मैंने, ER इस L की जगह क्या कर दूंगा, L की जगह लिख दूंगा ये वाला फॉर्मूला, L इज इक्वल टू जे+। अब यहाँ तो अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट ये है, तो जब स्क्वायर लगेगा तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये H² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4π², क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो जाती है, और पाई क्या हो जाएगा 4π², ये आ गया नीचे। यानी इस L की जगह मैंने इसको लिख दिया, वो अंडर रूट था तो वो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ L² की जगह लिखा तो 1/2 तो एज इट इज़ चलता हुआ आ रहा है, ये तो चलता ही रहेगा ना भाई, L² की जगह तो लिखा आपने, ठीक है। अब आप लोग ये जो एनर्जी है, आप पूरे पूरे हकदार हैं ये कहने के कि सर ये एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है। वो एनर्जी सीधी सादी थी, सिंपल थी, ये क्वांटाइज्ड है क्योंकि आपने यहाँ प्लैंक ये H जहाँ आपको नज़र आता है ना केमिस्ट्री के अंदर, याद रख लीजिए वहाँ एनर्जी को या किसी भी चीज़ को आप क्वांटाइज्ड कह चुके हैं, यानी छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ भी तो ये होता, ये H लिखा नहीं था, यहाँ तो नहीं था, L इज इक्वल टू ये तो कह रहा था, L इज इक्वल टू ये क्यों कहा, कंडीशन लगा है भाई, क्वांटाइज्ड बोल रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ भी एनर्जी आपकी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, क्योंकि H आ चुका। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8π²I जे+1। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ये मेरे पास एनर्जी आ चुकी। अब आप लोग ध्यान रखिए, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे सेंटीमीटर इनवर्स चाहिए, और सेंटीमीटर इनवर्स IR की क्या होती है, वेवलेंथ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, एनर्जी, तो प्लीज़ इस एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करो। तो
तो मैं पता क्या करूँगा, सब बच्चों को मालूम है E इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, है ना। तो एच सी को नीचे ले आऊँ, E अपॉन एच सी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, ठीक है। अब 1 अपॉन लेमडा क्या होता है, सबको एक मिनट रुक जाओ, E इज़ इक्वल टू E अपॉन एच इज़ इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, है ना। अब सी अपॉन लेमडा की जगह आप क्या लिखोगे, न्यू, एक कंडीशन, या फिर ये है इसको सी को भी नीचे लेकर आ जाओ, देखते रहना मैं क्या करूँगा। ई अपॉन एच सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, सॉरी 1 अपॉन लेमडा। जब सी नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा को शुरुआत में बताया था न्यू बार, बताया था ना स्टार्टिंग में आपको मैंने, बिल्कुल शुरुआत में। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या तो पूरे एच सी को नीचे लेकर आ जाओ, यहाँ पर लेकर आ गया तो वहाँ जो 1 अपॉन लेमडा बचेगा वो क्या हो जाएगा, न्यू बार। या फिर ये है भाई एच ई को एज इट इज़ रखो और एच को नीचे लेकर आ जाओ, तो सी अपॉन लेमडा क्या होता है, न्यू, ये फ्रीक्वेंसी है और ये न्यू बार है, ठीक है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस एनर्जी को या तो फ्रीक्वेंसी की उसमें देखना चाहता हूँ या वेव नंबर की उसमें देखना चाहता हूँ, तो करना कुछ नहीं है, जो ई रखा ना मेरे दोस्त, इस ई की जगह ये वैल्यू रखनी है। अगर आपने ई की जगह ये वैल्यू रख दी तो आपको क्या मिलेगा, न्यू, ठीक, क्योंकि सी अपॉन लैम्डा तो निकालोगे। और अगर आपने यहाँ ई की वैल्यू रख दी, फिर एच सी नीचे है, वहाँ क्या था, सिर्फ एच था, तो ई की जगह अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो फिर एच सी वगैरह तो क्या करेंगे भाई, ये तो एच से कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला, फिर आपके पास न्यू बार आएगा। याद रखना, न्यू जानना चाहते हो तो ई अपॉन एच, न्यू बार जानना चाहते हो तो ई अपॉन एच सी, ठीक है। और मैंने क्या किया, ई आर इज इक्वल टू, ये फाइंड तो कर लिया मैंने क्योंकि 2 की मल्टीप्लाइज के साथ कर दी थी, और करके लिख दिया न्यू बार इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1। आप लोग समझदार हैं कि न्यू बार क्यों लिखा, मैंने आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ साइड में इसको सॉल्व किया कि ई इज इक्वल टू एच न्यू लिख दिया, न्यू की जगह क्या कर दिया, सी अपॉन लेमडा लिख दिया, एच को और सी को नीचे लेकर आ गया ई अपॉन एच सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। 1 अपॉन लेमडा का मतलब क्या है, न्यू बार, बता दो था आपको मैंने, और ई की जगह आपको अब ये वैल्यू रखनी है। अब आप जब ये वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर रखोगे तो एच से एच कैंसिल नहीं हो जाने का, आपके पास क्या निकल कर आएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये जो आपकी निकल कर आई ये यही है, बस फ़र्क इतना है, ये एनर्जी की फॉर्म में था, ये न्यू बार की फॉर्म में है। और आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, अगर आप ना ये चाहते ना ये चाहते, फ्रीक्वेंसी चाहते हो, न्यू चाहते हो, तो आप लोग समझदार हो, ई की जगह रख देना, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ क्या आएगा, 8 पाई स्क्वायर आई, सी आएगा ही नहीं। समझ रहे ना, मतलब मैं आपको, हाँ अब इतना समझदार हो जाना चाहिए आपको। ये रोटेशनल एनर्जी है, ये उसी एनर्जी को मैंने कहाँ में कन्वर्ट किया, न्यू बार में, और ये सोल्यूशन है इसका मैंने किस तरीके से, क्लियर। ये जो मैं आपको बताने जा रहा था ना, ये एक्चुअली मैं निकालना चाह रहा था एनर्जी लेवल। देखो भाई लोग, आप ध्यान दो, थोड़ा सा साइड में फिर से यहीं पर आ जाओ। रोटेशनल एनर्जी, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, वाइब्रेशनल, इनकी तो मुझे बात करनी नहीं है क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पहले रोटेशनल लेवल पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल मैंने इतना सा हिस्सा उठाया हुआ है ये वाला, बस छोटा छोटा सा, एक रोटेशनल लेवल, दूसरा रोटेशनल लेवल, तीसरा रोटेशनल लेवल, चौथा रोटेशनल, और मैंने यहाँ रोटेशनल लेवल रख दिया, ये रखे 0 1 2 3 4। इन रोटेशनल लेवल की मुझे एनर्जी चाहिए, तो आपको पता क्या करना, आपको जब भी मैं बता रहा था कि ये जे क्या है, रोटेशनल लेवल ही तो होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जे क्या है तो उसको बोलना है रोटेशनल लेवल। अब मुझे कहा कि भाई वो ज़रा क्या नाम है, इस 0 रोटेशनल लेवल की एनर्जी बता दे, नो प्रॉब्लम, इस जे की जगह 0 रखना, रख दूँ 0 + 1 1, लेकिन यहाँ क्या रखा हुआ है 0, तो ये 0 जो बाहर रखा हुआ है सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या निकल कर आएगा 0। सर रोटेशनल लेवल जब 0 होगा तो एनर्जी कितनी आएगी 0, नो प्रॉब्लम भाई, वो ज़रा फर्स्ट रोटेशनल लेवल है, ज़रा बताने कितनी एनर्जी होगी, नो प्रॉब्लम सर, जे की जगह 1 रख दो, 1 + 1 2 हो गए, और 2 की मल्टीप्लाई किसकी होगी, फिर 1 से होगी क्योंकि जे की वैल्यू 1 रखी हुई है, तो वो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 ये रहा, 2 h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। बोलो बात समझ में आई या नहीं भाई, वो सेकंड लेवल है, नो प्रॉब्लम, इसकी जगह 2 रख दीजिए, 2 + 1 3 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करोगे क्या हो जाएगा 6, ये आ गया 6h²। इस तरह यहाँ 4 रखो, रखते जा रहा हूँ मैं। देखो आप लोग एक बात बता दूँ, 0 से यहाँ बता चुका, यहाँ से यहाँ बता चुका, अब यहाँ से यहाँ कब आ जाएगा जब आप लोग यहाँ क्या रख दोगे
3 रख दोगे, है ना, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 12 आ जाएगा। देखो आपका कितना आसान काम, 0 से 2, 2 से 4, सॉरी 0 से 2, 2 से 6, 6 से 12, कितना डिफरेंस है 2 का, कितना डिफरेंस है 4 का, कितना डिफरेंस है 6 का, कितना डिफरेंस होगा 8 का, यानी यहाँ 20 आएगा। कितना डिफरेंस होगा 30, वो सॉरी 10 का, तो यहाँ 30 आएगा। मतलब अगर आप बच्चों, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ लो तो पॉइंट करो, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, अब 8, 20 नहीं आ जाने का, यहाँ पर गलती होगी ना। यहाँ मतलब यहाँ अब जो आगे आएगा ना, इसमें 8 ऐड करना, इसमें आपने 2 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, इसमें 6, इसमें, समझ गए ना, इसमें 8 को ऐड करना, 8 को जोड़ना, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, यानी यहाँ 20, फिर क्या 30। मेरी बात समझ में आ रही ना यहाँ पर, यानी यहाँ सिर्फ जे की वैल्यू रखनी है और फाइंड कर लो एनर्जी लेवल, सॉरी उस लेवल की एनर्जी जिस लेवल की वो बात कर रहा है कि कौन सा रोटेशनल लेवल है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले की कैसे, नहीं नहीं भाई वो एनर्जी को मुझे ऐसे ना बता, ज़रा मुझे इसकी टर्म में बता, इसकी टर्म में बता देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। देखो कितनी बड़ी बात आपको बताऊंगा, H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी सबकी एक फ़िक्स वैल्यू होती है। तो मैं इतना टेंशन क्यों लूँ, मैं इस पूरे की जगह क्या कर दूंगा, अब B लिख दूँ, अरे B लिख दिया भाई, यहाँ पर मैंने इस पूरे को हटाकर B लिख दिया, B J+1। अब B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, अकेला अपने आप में ऑब्जेक्टिव बनाता है कि B की वैल्यू है, या B इक्वल होता है H/8π² IC के, या H²/8π²। गलत, ये नहीं रखना, I के साथ C लगा हुआ है, इस पूरे के पूरे को मैंने B बोला है, लेकिन एग्जामिनर भटकाने में आपको कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको याद रखना है कि B कब रखा, इसकी जगह रखा मैंने, इसकी जगह नहीं रखा। एनर्जी के लिए नहीं लिखा मैंने, वेव नंबर के लिए बी को यूज़ किया मैंने, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो जब ये मेरे पास कांस्टेंट है, मैं क्यों टेंशन लूँ, यहाँ रख दूँ J+1, अब फिर वही J की वैल्यू लिखूँ जैसे यहाँ लिख रहे थे, बस वो एनर्जी लेवल निकालने के लिए था। अब मैं उसी एनर्जी लेवल को कहाँ में बताना चाहता हूँ, वेव नंबर में, नो प्रॉब्लम। J की जगह 0 रखो, 0 + 0 कितना आ जाएगा 0, 1 रख दूँ, 1 + 1 2, 2 की मल्टीप्लाई फिर 1 से 2 आएगा, B 2B 6B 4B, देखो वही चलता हुआ आ रहा है, ये लिख दिया मैंने 0 2B 6B 12B, लेकिन ये ऊपर क्या है, वेव नंबर आपके लिए लिख रखा मैंने। ये अगर वेव नंबर की फॉर्म में चाहते हो तो ये आएगा, और अगर एनर्जी के फॉर्म में चाहते हो तो ये आएगा, करके दिखाया था आपको। लेकिन यहाँ I के साथ C नहीं लगा हुआ है, I के साथ C लगा हुआ था तो मैंने इस पूरे की जगह क्या कर दिया था, B लिख दिया था। आप लोग समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एनर्जी लेवल है और ये वेव नंबर की बात कर रहा हूँ भाई, बस कन्वर्जन कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 0 2B 6B 4B, बोलो बात समझ में आई या नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों की दोनों, ठीक है। अब आपको मैंने जो सच्चाई है कि जो ये पढ़ाना मैंने, ये सारा का सारा था एनर्जी लेवल, रोटेशनल लेवल। अभी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ एक लेवल से दूसरे लेवल में, अभी तो मैं आपको इनके बारे में बता रहा था कि इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, कैसे निकालेंगे, इसकी वेव नंबर अलग है, इसकी वेव नंबर अलग है, कैसे निकालेंगे। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको एग्जाम्पल पढ़ना है कि सर जब उसके ऊपर IR पड़ी थी तो इलेक्ट्रॉन जंप करा था यहाँ से यहाँ, तो उसमें सॉरी इलेक्ट्रॉन जंप करा था यहाँ से यहाँ, तो जब यहाँ से यहाँ गया था तो बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी तो गए होंगे ना। तो आप लोग एक काम करो, यहाँ से यहाँ ना पढ़ो, पहले रोटेशनल लेवल पढ़ो कि एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल पे जाने पे क्या होता है, वाइब्रेशनल बाद में देख लेंगे। तो यही देखो आपको मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर गया ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम J से J', यानी J, समझदार हो आप लोग, ये क्या था, J', बता रहा हूँ। तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था और जंप करके कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया, ठीक। यानी वो J से कहाँ पहुँच गया, J' पर, या कह लीजिए कि 2 से कहाँ पहुँच गया, 3 पर, हो गया ट्रांजिशन क्योंकि एनर्जी पड़ी थी। तो जब वो J से J', जब वो गया है 2 से 3 पर, और मुझे कहा जाएगा डेल्टा J बताओ, तो आप सबको मालूम है कि डिफरेंस निकालने के क्या करते हैं, J' - J। अब J' क्या है भैया 3, और J क्या है 2, तो आप लोग क्या करोगे, 3 - 2 = 1 आएगा। यानी कुल मिलाकर मैं डेल्टा J क्या कर सकता हूँ, +1, हाँ या ना रख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि जब मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 पर गया है तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा J = 3 - 2, ये आपके पास आ जाएगा +1। अच्छा एक बार बताओ, जब डेल्टा J +1 आ गया तो मैं ऐसे कर दूँ, J' - J = +1, सही तो है, 3 - 2 = +1। इसको इधर ले जाऊँ तो J' = J +1,
यानी मेरे पास जे डैश कितना आ रहा है, J+1 आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि जे डैश क्या है आपका 3 है और ये क्या है 2 है ना, तो 2+1 3 नहीं हो जाने का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर गया एक लेवल से दूसरे लेवल में, यानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसमें भी तो फ़र्क आया होगा, एनर्जी का फ़र्क नहीं आया होगा भाई। पहले एनर्जी इतनी थी फिर इतनी हो गई, ये भी तो मुझे निकालना है। तो आपने जो डेल्टा जे अप्लाई किया था वो तो बहुत अच्छी बात है, रोटेशन लेवल जानने के लिए क्या था कि मान लो 2 से 3 पर गया तो एनर्जी क्या निकलेगी, इस लेवल की एनर्जी, इस लेवल की एनर्जी मान लो ई आर है, और उस लेवल की एनर्जी ई डैश आर है, और उस लेवल की एनर्जी ई डबल डैश आर है। बढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे फ़िलहाल यहाँ से यहाँ मतलब हो रहा है, इतनी ऊपर नहीं जाऊँगा। तो मुझे टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकालना था, तो डेल्टा ई आर इज इक्वल टू ई डैश आर माइनस ई आर। ई डैश समझ गए होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचा, और ई आर जहाँ से पहुँचा उसका एनर्जी लेवल, और जहाँ पहुँचा है उसका एनर्जी लेवल। ई डैश ई आर और ई आर इन दोनों की वैल्यू ये रखने का क्या मैं ये वाला, जब डैश का केस आएगा तो यहाँ डैश डैश लगा दूंगा, और जब डैश नहीं होगा, समझदार होना। देखो 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 मैंने क्या करा, मैंने इस ई डैश की जगह ये लिखा, ठीक, तो ये क्या होगा डैश डैश, ठीक, और इस ई आर की जगह मुझे डैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे ये हो या फिर ये हो, ये तो चीज़ कॉमन ही चलती रहेगी ना ये वाली, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर ये ले लिया, h²/8π² ये कॉमन आ चुका, आ गया। तो अंदर क्या रह गया, ई डैश माइनस ई, यानी जे डैश+1 जे+1। भाई ये वाले तो पोर्शन बचेगा, ये वाला है ना। तो जे जो आपका ये वाला चक्कर था डैश वाला, इसमें डैश डैश लिख दिया, और जो विदाउट डैश था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया ये वाला। लेकिन जो चीज़ कॉमन थी दोनों के अंदर वो तो बाहर निकल गई ना ये वाली, तो ये क्या बचता है जे डैश+1 माइनस जे+1। अब आप क्या करना है, देखो भाई लोग, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जे डैश की जगह मैं रख सकता हूँ J+1, तो इस जे डैश की जगह J+1 लिख दिया, इस जे डैश की जगह J+1 लिख दिया, ये रखा, और ये जो +1 है ना ये रखा। तो आप लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो माइनस जे+1। अब ये देखो इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मुझे दिख रहा है J+1 ये रहा और J+1 ये रहा, इनमें से J+1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसमें से जब आप J+1 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, बचेगा J+1 -1 माइनस जे, क्योंकि ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ये भी J+1 है, ये भी J+1 है, और जब मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये आएगा निकल के, देखो ये ही है h²/8π² जे, अंदर क्या रह गया J+1, ओके, ये क्या था यहाँ पर माइनस था ना, तो ये माइनस रह गया, और ये +1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये देखो +1 2 हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास आता है फिलहाल 2, और 2 मल्टीप्लाई करेगा किसको, J+1 को, ये आ चुका 2, ठीक है। तो आप लोग ये जो निकाला ना, ये एनर्जी का डिफरेंस निकाला, कब निकाला, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, इतना आया। अब वही बात है, ये तो मैंने एनर्जी डिफरेंस निकाला, कोई बच्चा मुझे कहने लगे या कोई भी टीचर की भाई मुझे एनर्जी आपने बता दी थी कि इस लेवल से दूसरे लेवल में गया था, एनर्जी का डिफरेंस निकाला, वेव नंबर का क्या डिफरेंस होगा। और फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था, वेव नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, वही अभी आपको जो बताया था ना, वेव नंबर होता है h/EC, बताया था ना अभी। तो इस E की वैल्यू को रखना है ये वाला, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी आपके पास जब आई, सॉरी ये एनर्जी का डिफरेंस है, इसको रखना आपको। और डिफरेंस कब लगा, जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके लो लेवल से कहाँ पहुँच गया, हाई लेवल में। तो आपको बस इतना करना है कि फिर से ये निकालने के लिए न्यू बार इस E की जगह लिखना है ये नंबर, ये वाली, और जब रखोगे तो फिर से वही होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू h से h कैंसिल हो गई, नीचे C आ चुका, और फिर वही बीमारी, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ। ये आया मेरे पास 2J+1 आ गया ना। अब आप लोग प्लीज़ इस बात को याद रखें, ये जो मेरे पास आया है निकल कर, क्योंकि 2 को इधर ले आऊँगा, 2J+1, प्लीज़ याद रखें ये जब आएगा जब आपका इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जा चुका, वरना देखो अभी आपने क्या निकाला था, ये नहीं था क्या, ये वाला न्यू बार इज इक्वल टू BJ+, ये कब है, जब इलेक्ट्रॉन ने जंप नहीं किया, ये तो जब था जब आप जान रहे थे कि इस एनर्जी लेवल में है,
ये वाला इस एनर्जी लेवल में है, इस एनर्जी लेवल, ये लेवल थे बस। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल में तब आपका फॉर्मूला ये यूज़ होगा, ये वाला न्यू बार इज इक्वल टू 2b(j+1). अब j की जगह 0 रख दो, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से, 2b। अब क्या होगा, 1 रख दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2b से। तो यहाँ जो भी आप 0 1 2 3 4 रखते रहोगे आपके पास न्यू बार ये निकलेगा। ठीक है, ये क्या आ रहा, ये एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच का डिफरेंस आ रहा, क्योंकि एक लेवल ये था जहाँ इलेक्ट्रॉन था और जहाँ पहुँचा कितना डिफरेंस आया, 2b का। नहीं ऊपर पहुँचा कितना डिफरेंस आया, 4b का। नहीं ऊपर पहुँचा कितना डिफरेंस आया, 6b का। अरे ये डिफरेंस यही तो निकल रहे हैं और मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। देखो टेंशन मत लेना है, ये देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कहाँ पहुँच गया, 2b। कितना डिफरेंस आया, 2b का नहीं, 2 का नहीं आया क्या सर, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ पहुँचा था। अच्छा कितना डिफरेंस आ रहा, 4 का। कितना डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा डिफरेंस 4, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा डिफरेंस 6, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा डिफरेंस 8। अबे भैया भी तो पढ़ाया था। ये सब लेवल हैं और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जंप करेगा वो डिफरेंस निकाल रहा मैं आपका। ये चीज़ पकड़ो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, 2b 4b 6b 8b, ये है डिफरेंस एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल का। एनर्जी की उसमें बात करते हो तो ये वाला फॉर्मूला है, और अगर वेव नंबर की फॉर्म में बात करते हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, जंप करते वक्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखना। अच्छा, इट प्रूव्स दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स, जाहिर सी बात है कितना डिफरेंस था एनर्जी लेवल का। इट प्रूव्स दैट, ये सिद्ध करता है, साबित करता है, इट प्रूव्स दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वुड बी, जो एनर्जी डिफरेंस होगा वेव नंबर की टर्म में वो क्या होगा, 2b 4b 6b। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से, एक लेवल से, फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, आ रही ना पक्का। तो ये डिफरेंस वाले की जो वो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब यूज़ करना है, और वो जब आपसे पूछा जाएगा भाई आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में है, ज़रा उसकी वो बता दे न्यू बार, तो इसकी जगह 2 रख देना बस। जंप नहीं कराना है, आपका इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी लेवल में, 2 रोटेशनल लेवल में है, एनर्जी बताओ, रखो 2 और आंसर बताओ। जंप नहीं कराना है, जंप कराओगे तो फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी ये वाला और ये वाला। बाकी आप लोग समझदार हैं कि इसकी जगह मैं स्टार्टिंग से बी रखता हुआ आ रहा हूँ, जिसको भी थोड़ी देर पहले बताया था, रोटेशनल कांस्टेंट। खैर, अभी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको जब तक ये सर में दर्द किया ना, ये एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में जाने का था, लेकिन मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रोटेशनल लेवल से नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो एक रोटेशनल लेवल दूसरे रोटेशनल लेवल में तो एंट्री करेगा। तो मैंने आपको रोटेशनल वाला सॉल्व किया। अब एक छोटा सा डेरिवेशन वाइब्रेशनल लेवल के लिए भी होगा, और फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा कि रोटेशनल लेवल का ट्रांजिशन प्लस वाइब्रेशनल लेवल का ट्रांजिशन, इन दोनों को ऐड करके बनेगा। समझ रहे ना, इसका रिजल्ट निकलेगा अभी। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ बोल दिया, लिख भी दिया कि इन द केस ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम, क्यों? क्योंकि जब वाइब्रेशनल होता है तो बहुत सारे रोटेशनल भी लगे होते हैं उसके साथ। जब एक इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा, तो मैंने आपको लिख दिया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वी से कहाँ, वी डैश, अभी क्या कर रहा था मैं, जे से जे डैश, वो जो जे से जे डैश था इसके साथ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे में जा रहा है तो एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल के अंदर भी तो जा रहा है। तो फिलहाल आप लोग याद रखिए, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ये वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। अगर आप सिर्फ ये लिख रहे हो तो आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है। ये रखिए, देखो ये वाली बताई थी ना, ER(h²/8π², h²/8π²। तो ये रोटेशनल एनर्जी वाइब्रेशन के साथ मिलकर तब टोटल एनर्जी निकल रही है, वाइब्रेशनल एनर्जी। आपको याद रखना पड़ेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी में दोनों होती हैं, वाइब्रेशनल भी रोटेशनल भी।
और अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या सोल्व किया मैंने, सिर्फ रोटेशनल रोटेशनल। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मुझे बतानी थी। अब आपका इलेक्ट्रॉन सपोज़ वी से वी डैश में जा रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज होगा और रोटेशनल लेवल भी चेंज होगा। तो ये जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था ना, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ, ये पूरा डेरिवेशन करते 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 यहाँ तक पहुँचा था मैं। आपको वाइब्रेशनल के लिए कोई डेरिवेशन नहीं करना है, बस याद करना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो डेरिवेशन छोड़ देना, सर में दर्द मत करना। उस वक्त न्यू बार होगा ओमेगा बार प्लस 2bj+1। देखो डरने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ये जो है ना 2bj+1, ये रखा 2bj+1। तो फिर ये क्या है, ये वो है जो वाइब्रेशनल लेवल के वजह से ऐड करना पड़ा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो न्यू बार है अब मैं निकाल रहा हूँ जब एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जा रहे हैं, और ये न्यू बार था जब एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में जा रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाता है तो वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल भी ऐड होते हैं। इसलिए मैंने रोटेशनल को तो आपको याद करा ही दिया कि तो 100% आना ही आना है, ये वाइब्रेशन के लिए काउंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं, पक्का। और एक जादुई बात सुन लीजिए, ये एक वाइब्रेशनल लेवल है, ये दूसरा वाइब्रेशनल लेवल है, यानी वी से वी डैश पे जाना है। ये रखा इलेक्ट्रॉन आपका 2, वो सॉरी सेकंड रोटेशनल लेवल में है। ये छोटे छोटे से क्या बनाए मैंने, ये रोटेशनल लेवल हैं, ये भी रोटेशनल लेवल है, और ये ब्लैक ब्लैक से क्या है, एक वाइब्रेशनल। अब सपोज मैं एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जा रहा हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था 2, इस वाइब्रेशनल लेवल में 2 पर रखा हुआ था। जब वो दूसरे में गया तो वो इलेक्ट्रॉन 2 की बजाय यहाँ पहुँच गया 3 पर। बताया था मैंने आपको, 2 से 3, यानी J क्या था 2, अब J क्या है 3। वाइब्रेशन लेवल क्या था V, अब क्या है V डैश। खैर अगर आप 2 से 3 पर देखते हो तो लिख देना डेल्टा J = +1। और अगर 2 से जंप करके वो अगले लेवल में तो गया लेकिन 1 पे आया, तो 2 से 1 पे आया तो डेल्टा J क्या हो गया -1, यानी डेल्टा J क्या हो गया +-1। बोलो मेरी बात समझ में। अगर आपको ये चीज़ दिखाई देती है ना तो कह देना कि ये आपका IR अलाउड है, यानी IR एक्टिव है, IR को एब्जॉर्ब करेगा। अगर एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाते टाइम रोटेशनल लेवल में जो फ़र्क आ रहा है वो इतना है कि 2 से 3 पर गया, 2 से 1 पर गया। समझ में आया या नहीं। अगर डेल्टा J आ गया +2, भैया IR फॉरबिडन, IR अलाउड नहीं है, IR एक्टिव नहीं है। ये बात याद रखो मैं जो बता रहा हूँ। डेल्टा J प्लस होते ही IR से भाई मैं IR नहीं देने का, मैं IR एब्जॉर्ब नहीं करने का, मैं IR एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन डेल्टा J +-1 आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं आपको बता चुका हूँ। उस कंडीशन में आपका IR एक्टिव होगा और मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रम देगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं। सोचो फिर, यो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि IR एक्टिव होने के लिए क्या होना ज़रूरी है। IR एक्टिव होने के लिए IR एक्टिव होने के लिए ये 0 ना हो डाइपोल मोमेंट, और प्लस IR एक्टिव होने के लिए डेल्टा J क्या होना चाहिए, या तो +1 हो या फिर -1 हो। ये 2 कंडीशन है। अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये। लेकिन इसके केस में क्या हो गया, तो 0 था। बता दूँ, राज की बात खोल दूँ, डेल्टा J इनका होता है +-2, यानी इनका इलेक्ट्रॉन 2 से सीधा कहाँ जंप करता है 4 में, 3 से कहाँ जंप करता है 5 में। अब भैया 3 से 4 में जंप करना था, नहीं कर पाया। 2 से 3 पे जंप करना था, नहीं कर पाया। 2 से कहाँ पर जंप किया, 4। अरे सॉरी, आप IR नहीं दे सकते, तो फिर तुम क्या दोगे अगर IR नहीं दोगे तो। IR फ़िलहाल फेल हो चुकी। आपको एक बस आज तो आपका मोती वाला दिन है, दिन इकट्ठे ये पॉइंट इकट्ठे करते चले जाओ। जो भी मॉलिक्यूल IR नहीं देते, यानी जिन मॉलिक्यूल का म्यू 0 होता है, या फिर जिन मॉलिक्यूल का डेल्टा J +1 नहीं आता बल्कि क्या आता है +-2 आता है, वो मॉलिक्यूल IR नहीं देते। वो मॉलिक्यूल क्या देते हैं, वो मॉलिक्यूल देते हैं रमन। बिल्कुल सही आपने सुना है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ लगती है जहाँ IR फेल हो जाती है। जितने भी मॉलिक्यूल IR को मना कर देते हैं कि वो हम IR नहीं दे पाने के, हमारा तो डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, वो रमन देते हैं। रमन इंडियन साइंटिस्ट था, इसने क्या बताया था कि आप लोग एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर लाइट डाल रहे हो, उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली। कौन सी लाइट डाली थी, IR, तो उसने IR स्पेक्ट्रम दिया। लेकिन जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फिर आप क्या करोगे,
इसने कहा भाई देखो डरने वाली बात नहीं, अगर वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो बिखेर रहा है। लाइट के बिखरने का पैटर्न पढ़ लो ना, लाइट की स्कैटरिंग का पैटर्न पढ़ लो, ऑटोमेटिकली आपको आसानी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर मैं 2 वर्ड में कहूँ तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी IR का जो है एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है। जहाँ फेल हो जाती है IR वहाँ रमन लगता है, लेकिन ये लाइट के स्कैटरिंग की स्टडी करता है, लाइट के बिखरने की स्टडी करता है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाई थी उन मॉलिक्यूल की जिनका म्यू क्या निकल कर आया था 0। तो ये इंडियन साइंटिस्ट था, ये नोबेल प्राइज़ देकर गया था, नोबेल प्राइज़ लेकर गया था, मुझे बुलाया गया था, मैंने उसको नोबेल प्राइज़ दिया था अपने हाथ से। राशन कार्ड की कॉपी मंगाई थी, आधार कार्ड मंगाया था और पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटो। तो जैसे ही मैंने इसको जो है नोबेल प्राइज़ दिया, मेरी एकदम आंखें खुल गई और मेरी अम्मी कहने लगी बेटा आज कॉलेज भी जाना है। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ लगेगी जहाँ IR फेल हो गया, और उन मॉलिक्यूल के लिए लेगी जिनका डायपोलमेंट 0 होता है और जिनका डेल्टा J क्या निकल कर आता है, +-2 निकल कर आता है। मेरी ये लिख दिया मैंने, डेल्टा J = +-2। और देखो मैं आपका टाइम बचाऊंगा और नोट करते रहना। आपके पास ये जो आया था ना ये वाला सॉरी घर जाकर कर लेना, ये 2 से 3 रखा था ना, और डेल्टा J क्या 2 से 3 रखा था और डेल्टा J क्या था +1। अब 2 से 4 रखना है, डेल्टा J निकल कर आएगा +2। जैसे मैंने डेरिवेशन किया हुआ है ना, आप लोगों को डेरिवेशन करना है, और J- की जगह आपको लिखना है +2, यानी J- हो जाएगा J+, पहले क्या लिख रहा था 1, अब क्या हो जाएगा 2। वही J' की वैल्यू इसके अंदर रखनी है आपको। डेरिवेशन मत करना, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। जब आप अगर ज़्यादा कीड़ा काट रहा है तो कर लेना, इसकी जगह आप लोग 2 लिख देना। इन सब की जगह आप वैल्यू करते 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 आपको यहाँ क्या मिला था अभी थोड़ी देर पहले, ये मिला था ना न्यू बार = 2BJ+1। कब मिला था? जब आपने 2 से जंप कराया था इलेक्ट्रॉन 3 में। अब 2 से कहाँ जंप करा रहे हो? 4 में। आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट का रट लेना। अब आपको 2BJ+1 नहीं मिलेगा, बल्कि ये मिलेगा 2B2J+3। डेरिवेशन मत करना, ये रट लेना कि भाई ये रमन के केस में है और IR के केस में मुझे अलग फॉर्मूला था, ये वाला 2BJ+1, ठीक है। और मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया कि 2 से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा रहा है? 4 पे जा रहा है। इस कंडीशन में आपका ये होगा। अब आपको जब ये फाइंड कर लोगे, जरा J की जगह 0 रखना, 0 रखोगे तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इस 2 से होगी, क्या आ जाएगा 6 भी आ जाएगा। फिर J की जगह 1 रख देना, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 के अंदर ऐड क्या करोगे आप लोग? 3 ऐड करोगे, वो 5 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा 10B। फिर इसी तरीके से यहाँ क्या रखोगे 2 3 4 करते करते ये निकलता चला जाएगा। देखो बच्चों, इसकी स्टार्टिंग किस चीज़ से है? 6B से, और IR की स्टार्टिंग किससे थी? 2B से। कितना बड़ा पॉइंट। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, IR के केस में जो डिफरेंस बैठता है, वो जो डिफरेंस बैठता है 2B 4B 6B 8B, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच का, और इसके केस में जो डिफरेंस बैठता है, देखो कितना डिफरेंस बैठ रहा है 6B। कितना? अरे भैया 4 का है, 4 का डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस, समझो बात को, 2 का डिफरेंस ही तो आएगा, और वहाँ कितना डिफरेंस आएगा? 4 का डिफरेंस आएगा। तो रमन और IR में ये भी आपको बहुत बड़ा पॉइंट मिला कि हाँ डेल्टा J आपको क्या मिलेगा? +2। मेरी बात समझ में आई या नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई लोग, कैसे स्कैटरिंग की पढ़ाई बढ़ता है रमन के। भाई देखो, अगर आपको कोई सैम्पल IR एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था तो आप लोगों को अल्ट्रावायलेट लाइट डालनी है, IR डालनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 न्यू। आपने डाली तो वो लाइट को बिखेरेगा, या तो एज इट इज़ निकाल देगा, या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालेगा, या कम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालेगा। अगर उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालता है तो उसको बोल देना रेले, और अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालने लगेगा एंटी स्टॉक। और अगर 4 फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी और उसने जो स्कैटर करी वो 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, इसको बोल देना स्टॉक। मेरी बात समझ में आई या नहीं? स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने 4 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली थी, एक इसके अंदर स्टॉक हो गया और 3 बाहर निकल गई। स्टॉक समझ होगा, आप लोग मार्केट में जाते हो कि भाई स्टॉक में रखा हुआ है ये, तो स्टॉक इसलिए बोला कि इसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी भेज दी, और बाकी इसने ऐसे निकाल दी। आपको याद रखना है कि जब आपको एंटी स्टॉक मिलेगा ना, तब डेल्टा J होगा -2। रेले जो मिलेगा वो जब मिलेगा जब जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली थी उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली, तो डेल्टा J क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रोक वाला मामला है तो वहाँ डेल्टा J क्या हो जाएगा? +1। यानी यहाँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना, ये वाला पोर्शन डेल्टा J ±0, हाँ 0 भी हो सकता है।
तो ये आप याद रखना कि स्कैटरिंग के दौरान जो भी पैटर्न आपको मिलता है कि स्टॉक मिला, एंटी स्टॉक मिला, रिले मिला, वो आपका सारा का सारा यहाँ मैंने लिख दिया कि डेल्टा जे प्लस वन के स्टॉक। ये क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा जे प्लस वन होगा, इन तीन को ऑप्शन देगा, डेल्टा जे जीरो होगा, इनका ऑप्शन मिलेगा, और नन ऑफ दीज भी मिलेगा। आपको सही पर टिक लगा के आना है। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब इधर आइए थोड़ा सा, देखिए ये चीज़ देखिए, आपके पास ये रोटेशनल लेवल है, ठीक, और ये इतने सारे रोटेशनल लेवल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वाइब्रेशनल लेवल, ठीक। ये भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल हैं, और ये क्या है? वाइब्रेशनल लेवल 1। क्लियर। अब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा? ये देखो कौन सा लेवल था, यही देखो पकड़िए, ये वाला, ये 1 है, ये 1, ये वाली लाइन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, वो जंप करके कहाँ पहुँच गया? 3। कहाँ से? 1 से। तो फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे, या फिर सेकंड लेवल से, अब आप लोग समझदार हो, देखो इतने बेवकूफ़ नहीं हो, कहाँ पहुँचेगा? 4 पे। 2 का तो डिफरेंस रखना है ना डेल्टा जे का। तो ये जे क्या है? रोटेशनल लेवल, और ये अकेला गया था वाइब्रेशनल लेवल। जे क्या है? रोटेशनल लेवल, वो अकेला गया था वाइब्रेशनल लेवल। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जा रहा है, तो एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल के अंदर भी तो जा रहा है। पहले वो रोटेशनल लेवल 1 में था, अब कहाँ पहुँच गया? 3 में। 2 में था तो कहाँ पहुँच गया? 4 में। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि इस कंडीशन में जो लाइन है, ये वाली लाइन, इनको कहा जाता है एस ब्रांच, ठीक। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ था कि जी कौन सी लाइन है? ये 5A, ये रहा 5। कहाँ पहुँचा इलेक्ट्रॉन? कि सर यहाँ पहुँचा। ये क्या है जी? 3। कम हो गया ना डेल्टा जे माइनस, वो डेल्टा जे -2 नहीं हो गया। ये जो आपको लाइन मिल रही है इस तरह की, इनको बोला जाता है ओ ब्रांच, एस ब्रांच, ओ ब्रांच। और अगर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता, डेल्टा जे 0 ही मिलता है, तो उसको आप क्या कहोगे? क्यू ब्रांच। मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। यही लाइन मुझे दिखाई देंगी आईआर के अंदर, बस वहाँ फ़र्क इतना है कि आपका रोटेशन लेवल जो क्या था? 1 था, 1 से कहाँ पहुँचेगा? बस यहाँ बोले तो 2 पे। यानी यही ब्रांच मुझे आईआर में नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ मैं ओ क्यू एस नहीं बोलूँगा। पता क्या बोलूँगा? वहाँ मैं बोल दूँगा पी क्यू आर। मेरी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। पी कब मिलेगा आपको? जब आपका डेल्टा जे -1 होगा। क्लियर। और ओ कब मिलेगा? रमन में। देखो देखो, मैंने आपको निचोड़ लिख दिया। आई आर के केस में मिलती है पी क्यू आर, ठीक। जब डेल्टा जे क्या होगा? +-1 होगा। पी कब मिलेगी? जब डेल्टा जे -1 होगा। और ओ कब मिलेगी? जब डेल्टा जे होगा आपका -2, डेल्टा जे होगा 0, डेल्टा जे होगा +2। मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? मतलब जो पी भाई आई आर रमन सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि जहाँ आई आर पिट जाती है वहाँ रमन लगता है। आई आर के अंदर डेल्टा जे +1 -1 होना चाहिए। अब रमन वही चीज़, सब कुछ प्रिंसिपल वही है, वही लाइन मिलती है, बस पी क्यू आर आई आर के केस में है और ओ क्यू एस रमन के केस में है। ये आपको परेशान करेंगे कि डेल्टा जे -1 है तो पी आई आर में, डेल्टा जे -2 है तो ओ आई आर में। ये आपको याद करना है, और नोट्स आप लोगों अगर मेरे साथ बना लेंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कहाँ पहुँचा? सेकंड में, ठीक है। 0 1 2 ओके। आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा? 1 से लेकर 2 में पहुँच गया, तो डेल्टा जे क्या हो गया? +1। और अगर 1 से कहाँ पहुँच गया? 0 पर पहुँच गया तो -1। ओके, नो प्रॉब्लम, आई आर है। लेकिन 1 से शुरू हो के अगर वो 3 में पहुँच रहा है, अब कितना डिफरेंस बन रहा है? 2 का, तो वो रमन एक्टिव होगा, आई आर एक्टिव नहीं होने का। पॉइंट पकड़ो। फर्स्ट से थर्ड पे गया, रमन रमन रमन। फर्स्ट से 2 पर गया, आई आर आई आर आई आर। भाई तुम्हें परेशान करेगा, देखो मैं इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और मैंने देखो यहाँ भी इस चीज़ को लिखा था, आप लोग थोड़ा सा मतलब मैं उस वक्त बता नहीं पाया था। ये देखो, ये डेल्टा जे क्या है? +2। और कौन सा? एस। देखो डेल्टा जे क्या है? ये वाला डेल्टा जे क्या है? +2 एस। इतना घुमा देगा तुम्हें कि डेल्टा जे 2 है, या एस ब्रांच मिलती है काहे में? स्टॉक में, रेले में, बहुत बहुत घुमा देगा आप लोगों को। डेल्टा जे +2 मिलता है काहे में? एस में। डेल्टा जे +2 मिलता है स्टॉक में।
समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ। डेल्टा जे प्लस टू मिलता है जब फ्रीक्वेंसी जो हमने डाली थी उससे कम हो गई थी या ज़्यादा हो गई थी या उतनी ही रही थी। बड़े भैया इतने ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं, इसीलिए तो ये बड़ी सरदर्दी है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम इसी भी मेरा वीडियो के अंदर लगा है। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि वीडियो एक बार बन चुकी, मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है। आप लोग प्लीज़ अब अगर बुक देखोगे आपको अजनबी नहीं लगने का कि हम पढ़ के आ रहे। ये थोड़ा सा स्पेशल केस बता दूं मैं आपको, जब आप CO2 की बात करते हो तो CO2 के ऊपर जब IR पड़ती है, देखो वो केस ख़त्म हो चुका जब मैंने आपको पढ़ाया था और आपके नोट्स भी तैयार हो गए होंगे। CO2 की जब ऊपर लाइट पड़ती है तो ये दो तरीके से करता है स्ट्रेचिंग, या तो ऐसे या फिर ऐसे। इस केस में जितना राइट साइड जा रहा है बॉन्ड उतना ही लेफ्ट साइड जा रहा है, तो पूरा कैंसिल वाला मामला बन जाता है और यहाँ डायपोल मोमेंट क्या निकल कर आता है, 0। लेकिन जब वो एक साइड इलेक्ट्रॉन भागा जा रहा है उसका करीब आ रहा है तो यहाँ डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता। याद रखना, डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता। ये क्या हो जाता है ऑप्टिकली, IR क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। CO2 का एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग IR एक्टिव होता है, IR देता है, ये नहीं देता। CO2 स्पेशल केस है, आपसे कंडीशन देकर पूछेगा कि CO2 के अंदर, CO2 के ऊपर जब IR पड़ी तो वो असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग शो कर रहा था, क्या उसका असिमेट्रिकल IR एक्टिव होगा, क्या उसका IR मिलेगा? आपको देना है आंसर यस। अगर ऐसा मिल रहा है कि सर ये मतलब इसमें कोई चार्ज भी डेवलप नहीं होता, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वली जा रहे हैं, इक्वली जा, लेकिन यहाँ चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चला जाएगा, इसके ऊपर यहाँ चार्ज छूट जाएगा, तो असिमेट्रिकल में IR एक्टिव होता है। ठीक है, अब ये कितने ढंग से नाच रहा है कि सर ये स्ट्रेचिंग हुई सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग नहीं हुई, यहाँ बेंडिंग हुई, ये दो नीचे चले गए, एक ऊपर चला गया, फिर वो कार्बन नीचे आ गया, दो ऊपर चले गए, ये बेंडिंग हो रही थी। आप कैसे पता लगाएंगे कि एक मॉलिक्यूल कितने ढंग से नाचता है जब उसके ऊपर IR पड़ती है? ये है वो फॉर्मूला जो निकालता है आपको, मतलब जो आपको बताता है कि इतने वाइब्रेशनल इसके अंदर, मतलब एक तरीके से इतने वाइब्रेशनल मोड होंगे, इतने तरीके से वाइब्रेशन करेगा। 3n-5, इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह आपको रखना है एटम की नंबर, कौन से एटम जो आपके मॉलिक्यूल में होंगे। जैसे ये था CO2, कितने एटम है इसके अंदर, 1 और 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 को रखना है यहाँ पर। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 4। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 ही तो होते हैं इसके अंदर। ये जो आपका अभी CO2 वाला बताया था 4 नहीं थे इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 तरीके से ये नाच सकता है जब इसके ऊपर IR पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सीधा होता है। अगर मॉलिक्यूल सीधे नहीं हैं, नॉन लीनियर हैं, तो नॉन लीनियर के केस में भी याद रख लीजिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, नॉन लीनियर के केस में फॉर्मूला लगता है 3n-6, ये जानने के लिए वो कितने ढंग से नाचेगा जब उसके ऊपर IR पड़ेगी। तो सपोज़ मुझे निकालना है कि बेंजीन के ऊपर अगर मैं IR डाल दूँ कितने ढंग से नाचेगा, तो इसमें टोटल कितने आटम दिख रहे हैं आपको, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, टोटल हो गए 12 को आप कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। 12 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 36 हो जाएगा, 6 माइनस करोगे क्या निकल कर आएगा। यानी वो 30 तरीके से 30 मेथड्स के थ्रू एक दूसरे में ये मतलब नाचना शुरू कर देगा। इसी तरीके से आप लोग H2O का प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि H2O कितने तरीके से नाचेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर नहीं है। इसकी वैल्यू आपको इसमें रखनी है और बताना है कि सर ये H2O इतने तरीके से नाचता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बेंजीन के अंदर कितने वाइब्रेशन, इसको एक्चुअली मैं आपको सच बताऊँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, इतने ढंग से मैं नाच सकता हूँ, इतनी तरीके से मैं आज़ाद हूँ। कभी आप पूछोगे सर ये, कोई टीचर पूछेगी ये क्या है, क्यों निकालेंगे, सर वो नाचने का तरीका, ये गलत, ये मत कहना उसको टीचर को कि सर इतने तरीके से नाचेगा, नहीं, इसको आपको बोलना है कि सर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी है, यानी इतने तरीके से वाइब्रेशनल मोड शो करता है। बस चलते चलते एक बात याद रख लीजिए, अभी आपको मैंने बताया था कि IR एक्टिव होने के लिए डेल्टा J क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए ना, बिल्कुल करेक्ट आपने सुना था। इसका एक एक्सेप्शनल केस दुनिया को मिला है, वो है NO ना, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये ऐसा मॉलिक्यूल मिला कि बेचारा डेल्टा J +-1 नहीं रखता, लेकिन IR एक्टिव होता है। जबकि IR एक्टिव होने के लिए क्या था, ये चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पूरा अच्छा टाइम पास हुआ होगा मेरे इस वीडियो के अंदर, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।